गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंजाब लेक्चर ऑफ कॉमर्स की तैयारी कर रही बच्चों के लिए आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम है WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो हमारा गेट है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एग्जिस्टेंस में आई जब हमारे मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हुए। मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत हुई गैट की एग्जिस्टेंस के साथ। तो जो हमारा जनरल गैट क्या है हमारे पास, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो 1947 में जो है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड की इस्टेब्लिशमेंट हुई। उसकी वजह से जो हमारा ट्रेड है वो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया। तो उसके साथ जो है वो WTO की भी एग्जिस्टेंस हुई। तो 1947 में हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एग्जिस्टेंस हुई जब गैट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो उसके बाद हमारे पास जो है उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है स्टार्ट हुई। नेगोशिएशन जो है उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन हमारी स्टार्ट हुई जो 1986 से लेके 1994 तक चली। 1986 से 1994 तक हमारी जो है वो उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन जो है वो हमारी स्टार्ट हुई, जिसके रिज़ल्ट से हमारा जो है WTO की इस्टेब्लिशमेंट हुई। WTO की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मल्टीलेटरल रूल्स हैं, वो बनाए गए, डिसिप्लिन्स बनाए गए। कि कैसे हमने गुड्स में ट्रेड करना है, और बहुत सारे मल्टीलेटरल रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे हम अगर एग्रीकल्चर में ट्रेड कर रहे हैं तो हमने कौन से रूल फॉलो करने हैं, अगर हम सर्विसेज में ट्रेड कर रहे हैं तो उनमें कौन से रूल फॉलो करने हैं। सर्विसेज के लिए हमने जो है वो गेट्स बनाया, GATS को हमने बनाया। किसके लिए? ट्रेड इन सर्विसेज। इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ओके। तो जो गेट्स है वो हमने जो ट्रेड इन सर्विसेज है उसके लिए प्रिपेयर किया। उसके बाद हमने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जितने भी हमारे ट्रेड होंगे उनके लिए भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो उसके लिए हमने क्या बनाया? ट्रिप्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए हमने बनाया ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद हमने एक WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म को भी बनाया कि अगर जो WTO की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर उसमें कोई मेंबर कंट्रीज़ में आपस में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मशीनरी प्रिपेयर की, जिसे हम कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट
मैकेनिज़्म। और जितनी भी हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए हमने बनाया TPRM। इट मीन्स ट्रेड, T for trade, P for policy, R for review, M for mechanism। तो जितना भी ट्रेड पॉलिसी हमारी बनाई है उसको रिव्यू करने के लिए बनाया TPRM। तो WTO ने जितना भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके लिए रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, डिसिप्लिन्स बनाए। जो हम एग्रीकल्चर में ट्रेड करते हैं उसके लिए रूल्स बनाए, हम सर्विसेज में ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए रूल्स बनाए, जो हम गुड्स में ट्रेड करते हैं उसके लिए रूल्स बनाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए बनाए। उसके बाद एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म भी तैयार किया जिसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं अगर उनमें किसी तरह की फ़ाइट हो तो डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जा सकता है। उसके बाद है WTO एंड इंडिया। WTO एंड इंडिया। तो इंडिया क्या है? इंडिया जो है वो WTO का फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर है इंडिया WTO का। तो जो WTO है वो बाकी जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए रूल बेस्ड ट्रांसपेरेंट एंड predictable multilateral ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जितना भी आपने बिज़नेस करना है वो रूल के बेसिस पे होगा, वो जितना भी ट्रेड होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और जो हम ट्रेड करेंगे वो प्रेडिक्टेबल होगा, मल्टीलेटरल होगा। तो हमने जो है वो जितना भी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको बहुत ही प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से करना है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो WTO प्रोवाइड करता है। जो WTO है वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको किसी भी तरह की जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। तो WTO के जितने भी रूल्स हैं वो सभी कंट्रीज़ के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो वो कोशिश करता है कि किसी तरह का जो फेवरिज्म है वो किसी मेंबर कंट्री के लिए ना हो। तो जो इंडिया है, इंडिया को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। सो इंडिया is treated as a most favored nation। इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो ट्रीटमेंट दिया गया है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बाकी WTO मेंबर्स के कंपैरेटिवली। तो इंडिया क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो जो ये नेशनल ट्रीटमेंट दिया हुआ है ये इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे पास इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो जो इंपोर्ट हुए हैं वो अदर जो WTO मेंबर हैं उनकी टेरिटरी में उनको इंपोर्ट किया है या नहीं किया, उसके साथ किसी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही, इसको भी चेक किया जाता है। तो WTO मेंबर्स हैं वो जो हैं वो कभी भी जो कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, जो उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंगे जहाँ वो, और जो प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता है उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट इंडिया से आया है इसको बाय नहीं करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बाय करना, ऐसा नहीं है। तो जो भी इंपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट उसके साथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंपोर्टेड प्रोडक्ट में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव है, वो नहीं किया जाता।
तो जो मोस्ट फेवर नेशन जो है ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है, वो हमेशा कोशिश करता है कि जितने भी WTO मेंबर्स हैं उनमें आपस में किसी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना किया जाए। जो MFN ट्रीटमेंट है उसका जो एक प्रिंसिपल है वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी WTO के मेंबर हैं उनमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन अगर फिर भी किसी WTO मेंबर को ऐसा लगता है कि उसके साथ जो है किसी तरह का भेदभाव किया जाता है, उसको उतने बेनिफिट नहीं मिल रहे जितने बाकी मेंबर कंट्रीज़ को मिल रहे हैं, जितने बाकी WTO मेंबर कंट्रीज़ को मिल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी WTO के रूल्स हैं, जितने भी WTO के डिसिप्लिन्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है। अगर किसी मेंबर कंट्री को लगता है कि उसको उतने बेनिफिट नहीं मिल रहे, उसके साथ किसी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वो समझेगा कि मेरे साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है। तो इसके अंडर वो क्या करेगा, उस डिस्प्यूट के अगेंस्ट क्या करेगा, एक अपना डिस्प्यूट जो है वो उसको फाइल करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि WTO ने क्या किया है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म जो है वो बनाया है, ताकि अगर किसी भी WTO मेंबर को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम इसमें फ़ाइल कर सकता है। ठीक है जी। तो इसके लिए ये प्रोविज़न है कि अगर WTO के रूल्स को है वो किसी तरह से वो वायलेट कर रहे हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को नहीं ध्यान में रख रहे, वो इंपोर्ट्स में गड़बड़ी कर रहे हैं, वो ट्रेड में जो जितना भी ट्रेड कर रहे हैं उसमें को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, तो किसी तरह के गलत तरीके से जो है वो ट्रेड हो रहा है, या किसी कंट्री को जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको किसी तरह का नुकसान हो रहा है, तो उसके ऊपर हम जो है वो केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो उसमें जो है हमें प्रोविज़न है कि आप जो है एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा सकते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं इसको, एंटी डंपिंग ड्यूटी, या इसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लग सकती हैं उस कंट्री के ऊपर, या लग सकती है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। ठीक है जी। तो ये दो ड्यूटीज़ हैं उस मेंबर कंट्री के ऊपर जो है हम फाइल कर सकते हैं, ये ड्यूटी उन पे लग जाएगी। ये ड्यूटी जो हमारी लगेगी वो एंटी डंपिंग एग्रीमेंट, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट एंड सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर, काउंटर वेलिंग मेजर एग्रीमेंट के अंडर होंगे। ओके जी। तो ये जो आप एंटी डंपिंग जो ड्यूटीज़ हैं आपकी, वो हमारी लगेगी एंटी डंपिंग एग्रीमेंट एंड सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स एग्रीमेंट। ठीक है। तो कोई भी किसी भी कंट्री के साथ किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन या WTO के जो रूल्स हैं उनको हम वायलेट नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं WTO की मेंबरशिप की। जो WTO के मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट मेंबर है 159 जो है वो WTO के मेंबर्स हैं। तो अभी जो है जो हमारी 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, हर 2 साल में एक बार जो है WTO की जो है वो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें WTO मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तब जब 8th हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई तो
उसमें जो है वो 4 कंट्रीज़ हमारी जो है वो मेंबर्स बनी हमारी, 4 कंट्रीज़ जो है हमारी मेंबर बनी। तो वो कंट्रीज़ हैं हमारे पास, एक है रशियन फेडरेशन, एक है हमारी रशियन फेडरेशन, दूसरी है हमारी समोआ, इट इज़ लाइक अ समोसा बट इट इज़ अ समोआ, मुझे भी समोसा लगा था, दिस इज़ अ समोआ। उसके बाद है मोंटेनेग्रो, अब जो भी इसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, मोंटेनेग्रो एंड वनुआतु। तो ये जो है हमारी जो 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हुई थी दिसंबर 2011, उसमें जो है 4 मेंबर कंट्रीज जो है हमारी वो WTO की मेंबर बनी थी। एक तो रशियन फेडरेशन थी, दूसरी समोआ, तीसरी मोंटेनेग्रो और 4th थी हमारी वैनुअतु। तो रशियन जो हमारी फेडरेशन है इसने 18 ईयर की जो है पीरियड के बाद जो है वो हमारे WTO का मेंबर जो है वो बना था। इसने WTO में ज्वाइन होने के लिए 1993 में अप्लाई किया था। तो 18 ईयर की जो आपस में बातचीत के बाद गैट के साथ, WTO के मेंबर्स के साथ जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है और जो हमारी ऑब्लिगेशन है उनसे बातचीत करने के बाद जो रशियन फेडरेशन है वो WTO की मेंबर बनी थी। तो जो हमारी रशिया है, EU है, जो हमारी रशियन फेडरेशन है, एक हमारी रशियन फेडरेशन है, दूसरा हमारा है यूरोपियन यूनियन। तो इनके आपस में जो इनके विचार हैं वो आपस में नहीं मिलते, ये दोनों आपस में इनकी नहीं बनती, तो इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद ये जो रशियन फेडरेशन है ये भी WTO के मेंबर जो है वो बन गई। उसके बाद बात करते हैं WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, ओके जी। तो इनकी कॉन्फ्रेंसेस कब कब होती है? तो WTO की जो जहाँ पे सारे डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजन कहाँ पे होते हैं? वो हमारे डिसीजन होते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है वो 2 साल में, इसका जो पीरियड है वो 2 ईयर्स में एक बार जो है वो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं वो इस जो कॉन्फ्रेंसेस है उसको जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सभी इकट्ठे होते हैं, वो मिलजुलते हैं। तो उनमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो उस पर डिसीज़न लेते हैं। तो सभी मैटर्स जो हैं, चाहे वो जितने भी ट्रेड हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मल्टीलेटरल है, उस पर जो है ये बातचीत है वो करते हैं। तो जो कॉन्फ्रेंसेस होती है वो 2 साल में एक बार होती है। तो जो 19 जनवरी 1995 है उसमें पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये हमारी हुई थी जिनेवा में। उसके बाद हमारी जो है दूसरी भी जिनेवा में हुई थी, तीसरी हमारी हांगकांग में हुई थी, 4th हमारी दोहा में, फिर सीटल में, फिर जिनेवा, फिर सिंगापुर, फिर बली। तो इस तरह से हमारी जो है वो कॉन्फ्रेंस जो होती है, तो 2 साल में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जो है इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो मेंबर कंट्रीज़ हमारी लेती हैं। तो 2 ईयर में एक बार हमारी जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद हम करते हैं WTO नेगोशिएशंस एंड
इंडिया। ओके जी। तो जो WTO की जितनी भी नेगोशिएशन हुई है उसमें जो है वो इंडिया को भी बहुत से बेनिफिट हुए हैं। तो जो आपकी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है आपने सुनी होगी दोहा राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस। तो दोहा राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन WTO में है। इसने 2008 के बाद प्रोग्रेस की, जबकि 2009-2010 में डिस्कशन जो है वो होती रही, लेकिन उसमें किसी तरह का जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो नहीं आया। वो हमें कोई उसका सोल्यूशन नहीं मिला, कोई हमें उसका जो मीटिंग का जो है वो उसका जो मीटिंग वो है वो ठीक नहीं हो पाई। तो जितना भी उसमें डिस्कशन हुई, जो भी उसका एजेंडा था वो इंटरनेशनल मीटिंग में डिस्कस हुआ। स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट भी थी उसमें, ठीक है। दोहा राउंड में बहुत सारी डिस्कशन की गई। डिस्कशन वो जिनेवा में भी चली, मार्च एंड अप्रैल 2011 तक चली। तो बहुत से फॉर्मेट्स में डिस्कशन हुई, हर एक एरिया में जो रिपोर्ट्स तैयार की गई। तो रिपोर्ट्स जो हैं वो अप्रैल 21 2011 को इशू की गई। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें जितनी भी नेगोशिएशन हुई उसका एक ओवरव्यू देता है कि जितनी भी नेगोशिएशन हुई वो उसमें जो हमारी दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें बताया कि जो हमारी जितने भी नेगोशिएशन है उसमें क्या डिस्कस किया गया। तो हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई, जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई वो हमारी डिस्कस हुई है दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन में। तो उसके बाद सारी डिस्कशन होने के बाद 21 अप्रैल को 2011 में जो है वो रिपोर्ट्स इशू की गई, डॉक्यूमेंट इशू किए गए, जिसमें जो है जितनी भी नेगोशिएशन हुई उसका स्टेटस बताया गया। उसमें बताया गया कि क्या क्या तो उसको नाम दिया गया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। तो इसमें जितने भी सिग्निफिकेंट एरिया है उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या क्या डिस्कस हुई वो भी बताया गया हुआ है। तो इन्होंने ये भी बताया है कि जो कितना टाइम है, कितने उसमें गैप आया, कितनी मीटिंग्स हमारी हुई, कौन कौन इशू में है वो गैप में डिस्कस की गई, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। तो जो मेन फोकस है वो हमारा शिफ्ट हो गया कि हमने कुछ जो इश्यूज़ हैं उसको हमने फाइनलाइज कर दिया एज एन अर्ली हार्वेस्ट। The focus then shifted to possibility of selecting some issue for finalization as early harvest in time for the 18th Ministerial Conference of WTO in December 2011। तो दिसंबर 2011 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया, उसको चूज़ किया। तो 18th जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो दिसंबर 2011 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही फाइनलाइज किया कि हमने इसी को ही इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद फिर कोशिश की गई कि हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ करें, ठीक है, टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, जितनी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें। हालांकि जितनी भी ये कोशिशें की गई किसी को भी किसी तरह की सक्सेस नहीं मिली और ये सारी जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस है वो अनप्रोडक्टिव रही और उसमें किसी भी तरह का कोई रिज़ल्ट नहीं आया और जितने भी उसके मेंबर्स थे वो एग्री नहीं हुए, जितने भी इन पे इशू जो है हमने उसमें इंक्लूड किए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हमने बाद में कमर्शियल इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको चूज़ किया। तो धीरे धीरे जो मेंबर्स है वो हमारे किस टॉपिक पे आ गए, लीस्ट डेवलप्ड countries में। Gradually as a members brought in non-LDC issues, the discussion veered away from the LDC issue, the LDC issues increased। तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे नॉन LDC इश्यूज़ पे आ गए कि हमने जो है लीस्ट
कंट्रीज़ के इशू को डिस्कस नहीं करना। तो जो नॉन एलडीसी इशू कौन से थे? एलडीसी इशू थे हमारे ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री, ये हमारे इशू थे ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री। उसके बाद हमारे थे एलडीसी वेवर इन सर्विसेज इशू रिलेटेड टू कॉटन, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ फॉर कॉटन एंड टैरिफ्स। तो ये सारे इशू जो हैं हमने वो डिस्कस किए। इसके बाद कुछ और इशू जो है उसमें ऐड किए गए। एलडीसी में कुछ इशू जो है वो प्लस किए गए, उसको नाम दिया गया एलडीसी प्लस। Some of the issues suggested in the addition for an LDC plus package were trade facilitation and export competition, pillar of the agriculture negotiation। तो और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने इसके साथ ऐड किए। हालांकि थोड़ा सा जो है इसमें जो प्रोग्रेस है वो हमें देखने की मिली कि हम किसी जो हमने अर्ली हार्वेस्ट पैकेज में कुछ टॉपिक लिए थे उसमें कुछ थोड़ा सा हमें लगा कि कुछ फ्रूटफुल जो है वो प्रोडक्टिव हो रहा है। तो एलडीसी ने मेड इट क्लियर दैट इफ़ द एलडीसी पैकेज वाज नॉट डिलीवर्ड एट द दिसंबर, तो जो जितनी भी हमारे जो हमने एलडीसी जो टॉपिक लिया था तो उसने ये हमें क्लियर कर दिया कि अगर एलडीसी पैकेज हमने डिलीवर नहीं किया जो दिसंबर 2011 में मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में, तो वो सब क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा, वो सारा काम जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अफ्रीकन ग्रुप है, अफ्रीकन कैरिबियन पैसिफिक ग्रुप है और बाकी ग्रुप्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उन्होंने सपोर्ट किया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एलडीसी पैकेज को कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करें। इंडिया ने भी सपोर्ट किया कि हमें एलडीसी पैकेज को जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसमें डिस्कस करना चाहिए। तो अक्टूबर नवंबर 2011 में क्या हुआ, तो बहुत सारी एफ़र्ट्स की गई कि हम कुछ डेवलप्ड कंट्री के जो मेंबर्स हैं उनको WTO को यूज़ करें और G20 लीडर्स को हमने समिट जो है वो हमने तैयार किया नवंबर 2011 कि हम जो 18 WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है उसको शेड्यूल करें और उसको हम जिनेवा में जो दिसंबर 11 में 2011 में उसको हम शेड्यूल करें, तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो अक्टूबर नवंबर 2011 में कोशिशें की गई कि हम डेवलप कंट्री जो हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको यूज़ करें और G20 लीडर्स को हम तैयार करें